वो कहता था कि दुनिया एक नहीं दो है, एक जिसमें कानून रहता है और दूसरी जिसमें बाकी सब। वो खुद को कानून का प्रतिनिधि बताता था और कहता था कि कानून की बदौलत उसे शक्ति हासिल हुई थी, जिसकी वजह से सरकार उसकी दुश्मन बनी हुई थी। सरकार भी एक नहीं, उसके मुताबिक भारत में 3 सरकारें थी, कांग्रेस की, अंग्रेजों की और तीसरी अकबर की। उसके मुताबिक ये तीनों उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। साजिश उसका सेक्स चेंज करने की, उसे होमोसेक्सुअल बनाने की। सिरफिरी सी लगने वाली ये बातें एक कातिल की पूरी पटकथा है। एक सीरियल किलर जिसने 41 लोगों का मर्डर किया, बच्चे, बूढ़े, औरतें, यहां तक कि अपनी सगी बहन तक को नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। आज बात एक ऐसी कहानी की जिसे आप सुनेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी हां, यह बात है 1960 के दशक की, जब मुंबई तब बॉम्बे हुआ करता था। यह मलाड, गोरेगांव, जागेश्वरी इलाके में अचानक एक के बाद एक हत्या होने लगी। तरीका लगभग एक सा था। रात में सोए हुए लोगों पर अचानक कोई तेज वार करता, हमला करता और उनकी हत्या कर देता। हत्या किए गए अधिकतर लोग गरीब और फुटपाथ पर सोने वाले रहते थे। जब हत्या की वारदातें कुछ ज्यादा बढ़ गई, पुलिस को हरकत में आना पड़ा। उस दौर में हत्यारे का खौफ इतना बढ़ गया था कि हर रात 2000 के आसपास पुलिस वाले रातों को गश्त लगाते थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, लेकिन सबूत के अभाव में छोड़ दिए गए। 1965 में यह केस रमाकांत कुलकर्णी के पास आया। कुलकर्णी क्राइम ब्रांच के नए हेड नियुक्त हुए थे। उन्होंने इस केस की छानबीन की शुरुआत की। इसके 3 साल बाद एक घटना हुई। तारीख थी 27 अगस्त 1968। क्राइम ब्रांच के एक सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालाहो दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में घूम रहे थे। फियालाहो बस का इंतजार कर रहे थे कि तभी खाकी शर्ट्स और लंबी नीली कमीज पहना एक शख्स उनके सामने अचानक दिखाई देता। फियालाहो को उस पर कुछ शक हुआ और उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ते। फियालाहो ने देखा कि उसके हाथ में एक छाता है जो गीला था, जबकि उस रोज बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। फियालाहो ने उसे इस बारे में सवाल करने का निश्चय किया। उसने जवाब में बताया कि वो चिंचौली मलाड से आ रहा, जहां बारिश हुई है। मलाड का नाम सुनकर फियालाहो का एंटीना खड़ा हो गया, क्योंकि जैसा पहले बताया, हत्या की घटनाएं उसी इलाके में हुई। शक का एक और कारण उसकी उंगली में लगा मेटल का वो छल्ला था, जिसे दर्जी सिलाई करते हुए पहनते हैं ताकि सुई उंगली में ना चुभे। कुछ रोज पहले मलाड में एक दर्जी की हत्या हुई थी, इसलिए फियालाहो का शक और बढ़ गया। उन्होंने उसे थाने में ले जाने की सोची। फियालाहो ने उसे अपनी जीप में बैठाने को कहा और बिना नानुकुर किए वो बैठ भी गया। पुलिस स्टेशन में उसकी उंगली के निशान की जांच की गई तो पता चला कि ठीक यही निशान कुछ रोज पहले एक कत्ल के घटना स्थल से मिले थे। फिर क्या, बस पक्का हो गया कि ये वही शख्स है जिसने खून किया था। इस शख्स का नाम था रमन राघव। कई सालों से वो हत्याएं कर रहा था, लेकिन ये हत्याएं क्यों कर रहा था, इस सवाल का जवाब खुद रमन राघव ही दे सकता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड से पहले, इससे पहले भी वो कई बार चोरी, डकैती के मामलों में जेल गया था। रमन राघव के अलावा उसके कई और नाम भी थे, जैसे सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना, थंबी, बेल्लुस्वामी और तमाम ऐसे नाम जिनसे लोग उन्हें बुलाते थे। गिरफ्तारी के समय उसके पास से चश्मा, 2 कंघियां, एक कैंची, एक अगरबत्ती का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय पत्ती और 2 कागज जिन पर गणित के कुछ निशान बने हुए थे। इसके अलावा पुलिस के पास उससे जुड़ी ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। कई दिन तक कुटाई के बाद भी वो मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। फिर एक रोज जब उससे पूछा गया कि क्या उसे कुछ चाहिए,
तो उसने झट से जवाब दिया, मुर्गा। अब आप सोच रहे होंगे कि रमन राघव ने मुर्गा क्यों मांगा, तो ये भी हम आपको आगे बताते हैं। उसकी ये फरमाइश पूरी करने के बाद पुलिस अफसर ने उसे एक और बार पूछा, और क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या? तो इस बार उसने जवाब दिया कि उसे एक प्रोस्टिट्यूट चाहिए। जब पुलिस वालों ने जवाब दिया कि कानून में इसकी इजाजत नहीं है, तो उसने कुछ और चीजों की मांग रखी, जैसे कि नारियल का तेल, कंघी और शीशा। ये सब लाकर उसे दिया गया। तेल की शीशी खोलकर उसने उसमें से तेल निकाला और पूरे बदन पर मालिश की। इसके बाद उसने कंघी से अपने बाल बनाए, संवारे और कुछ देर शीशे में खुद को निहारता रहा। इसके बाद वो पुलिस को अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हो गया। उसने पुलिस को उस जगह का पता बताया जहां पर उसने अपने हथियार छिपा कर रखे थे। वो कुछ चाकू, क्रोबार और कुछ तेज हथियार पुलिस के हाथ वहां पर लगे। इतना ही नहीं, उसने फिर बताया कि इन्हीं हथियारों से उसने 41 लोगों की हत्या की, जिनमें उसकी सगी बहन भी शामिल थी। जब पूछा गया कि ये हत्याएं क्यों की, तो उसने अजीब और उटपटांग जवाब दिया। मसलन जब उसे मनोवैज्ञानिकों के पास भेजा गया, तो उसने बताया कि वो एक दूसरी दुनिया के मालिक, कानून का प्रतिनिधि, और सब लोग उसे एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बातचीत के दौरान बार बार कहता रहा कि वो 101% पुरुष है। पूछताछ के दौरान रमन राघव ने तमाम ऐसी बातें बताई जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही जिक्र किया। उसकी बातों से पता चलता है कि उसमें मनोरोग के लक्षण हैं, खासकर सेक्स के प्रति ऑब्सेशन और औरतों के प्रति नफरत कूट कर उसमें भरी। अब सोचने वाली बात तो यह है कि क्या वो हमेशा से ऐसा था या फिर बाद में हो गया। तो रमन राघव सीरियल किलर रमन राघव कैसे बना, तो चलिए ये भी जानते हैं। ये जानने के लिए हमें उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में जानना होगा। रमन की जिंदगी के बारे में लेखक खुशवंत सिंह अपनी किताब पोर्ट्रेट ऑफ अ सीरियल किलर में बताते हैं कि रमन को हत्या और चोरी करना उसके पिता ने सिखाया। वो तमिलनाडु के तिरुनवेली जिले के एक गांव से आता था। उसे अपने पिता से खासा लगाव था, लेकिन औरतों से उसका संबंध कभी भी अच्छा नहीं रहा। उसकी शादी उसकी अपनी ही बहन की बेटी से तय हुई थी, जिसका नाम गरुड़म्मा। खुशवंत लिखते हैं कि तमिलनाडु की कुछ जातियों में ये प्रथा आम थी। शादी के कुछ वक्त बाद भी रमन को चोरी के एक मामले में जेल। जब रिहा हुआ तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी एक दूसरे आदमी के बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई। इसके बाद उसकी शादी को एक और लड़की के साथ ठहराई, लेकिन यहाँ भी ठगे जाने का एहसास हुआ जब पता चला कि वो लड़की किसी और के द्वारा ठुकराई हुई थी, जिससे उसे एक बच्चा भी था। आगे चलकर उसने मुंबई में एक टेक्सटाइल मिल में नौकरी की। यहाँ भी उसे एक बुरा अनुभव मिला। जिस दोस्त के साथ वो मुंबई में रहता था, एक रात उसकी पत्नी ने उसके साथ सेक्स की इच्छा जताई। उसने इनकार कर दिया, लेकिन अगली सुबह उसी औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। खुशवंत अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि शायद इन्हीं घटनाओं के कारण उसका मन औरतों के प्रति नफरत और सेक्स के प्रति कुंठा से भर गया। पुलिस हिरासत में सेक्स के बारे में बात करते हुए एक बार फिर उसने डॉक्टर से कहा था कि जैसे गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान को सेक्स की। एक दूसरे मौके पर डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? तो इसका जवाब रहा कि नहीं। जब पूछा गया क्यों, तो इस पर उसने कहा क्योंकि भगवान औरतों की तरफदारी करते हैं। 1964 और 65 के बीच पहली बार उसने लोगों की हत्या करना शुरू किया। कई बार औरतों का रेप किया, कई घटनाओं को अंजाम दिया। कई बार उसने एक झोपड़ी में घुसकर पूरे परिवार को मार डाला, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। हत्या करने से पहले कुछ सोचता नहीं था। हालांकि एक बार उसने डॉक्टर को बताया कि उसके मन में हत्या के संदेश आते थे और वो हत्या करता था। इसके अलावा मर्दानगी के प्रति भी उसके मन में सनक पैदा हो चुकी थी। एक बार जब जेल में बाल काटने वाले ने गलती से उसकी थोड़ी सी मूंछ काट दी, तो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। 7 दिन तक उसने किसी से बात नहीं की और कहता था कि मैं किसी औरत की तरह नहीं दिखना चाहता।
औरतों के प्रति उसकी नफरत भी सेक्स के प्रति सनक का ही एक हिस्सा थी। जेल में रहते हुए उसने अधिकारियों को ऑफर दिया कि अगर उसे 1 साल की बेल दी जाए और साथ में एक औरत हो तो किसी का खून नहीं करे। साथ ही उसकी शर्तें थी कि औरत 30 साल से कम उम्र की होनी चाहिए और वो चाहे तो प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ सेक्स से मतलब था। उसे किसी औरत से खाना पकाना या उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ सेक्स का भूखा था। उसने 41 कत्लों की बात स्वीकार की, लेकिन पुलिस का मानना था कि उसने इससे भी ज्यादा हत्याएं की। इन मामलों में सरकारी वकील की तरफ से सजाए मौत देने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने उसे मानसिक रूप से बीमार मानते हुए आजीवन कारावास की ही सजा सुनाई थी। उसे पुणे के एरवाड़ा जेल में भेजा गया, जहां उसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च में इलाज चलने लगा। 1965 में राघव की संसून हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी से मौत हो जाती है और यहीं पर एक खौफनाक अपराधी का अंत होता है, जो औरतों से नफरत करता था, जो सेक्स का भूखा था, जो तमाम हत्याएं कर चुका था। लोग उसकी दहशत से छिपे छिपे घूमते थे और जब उसकी मौत की खबर दुनिया के सामने आई तो जिन लोगों पर अत्याचार हुआ या फिर जिनके परिवार पर अत्याचार हुआ, उन्होंने राहत की सांस ली और महाराष्ट्र सरकार ने भी राहत की सांस ली। साथ ही साथ पुलिस ने भी राहत की सांस ली कि आखिरकार एक शातिर अपराधी का अंत हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे कुछ नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ, क्योंकि यहाँ पर हर पल एक नई जानकारी, एक नई कहानी आपके साथ साझा करते हम नजर आते हैं। नमस्कार।